हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। चैप्टर नंबर 15 चल रहा था और हम इसे आज एंड करेंगे फाइनली। सो लेट अस सी द टॉपिक विच इज गिवन हियर। इट इज रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल टेक्निक्स। ठीक है, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। जो स्ट्रेटेजी हमने फॉर्मुलेट की उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है, वो यहाँ पे मेन कंसेप्ट चल रहा है हमारा। तो देखें क्या बोला है। फॉर्मुलेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। ऑब्वियसली देर इज अ टाइम गैप बिटवीन द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जब आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हो और फिर आप उसको जब इम्प्लीमेंट करते हो तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ टाइम गैप होता है। Sometimes the strategy formulated may not work effectively as devised by the strategist. Obviously जब स्ट्रैटेजी बनाई है, फॉर्मुलेट की है, उसको जब फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ टाइम गैप आ सकता है और उस टाइम गैप की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि आपके अजम्पशंस जो थे वो सिचुएशन चेंज हो जाए। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बोले हैं क्या कंट्रोल टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बोला है द प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस कंट्रोल का मतलब क्या है वो भी देख लो। इट इज डिजाइंड टू चेक सिस्टमैटिकली वेदर द assumptions or the forecast which is set during the strategy formulation is implemented sorry its implementation process are still valid or not। मतलब जो आपने assumptions तब लिए थे वो आज भी वैलिड है या नहीं है। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, ये सब हमने पढ़ा था। ग्लोबल, ये सारे जो अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, हमारे इंडस्ट्री को, तो वो सारे अजम्पशंस आज भी वैलिड हैं जो हमने जब फॉर्मुलेट किया था और आज जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या उस बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कोई चेंजेस क्रिएट हुए हैं, कोई मेजर चेंज है तो उसको स्टडी कर लेना चाहिए। दैट इज़ द प्रीमाइस कंट्रोल। और इफेक्टिव प्रीमाइस कंट्रोल के लिए हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए। आइडेंटिफाई द की प्रीमाइसेस विच आर वाइटल टू द इम्प्लीमेंटेशन। प्रीमाइस बोलो या फैक्टर्स बोलो एक ही बात है। people in the organization who are likely to have access to the relevant information about the premises should be entrusted the responsibility for monitoring the premises. Identify the trigger points at which a change in strategy is required. स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल। ठीक है, मोमेंटम कंट्रोल में क्या बोला है, ये टेक्निक तब काम आती है जब ऑर्गेनाइजेशन एक रिलेटिवली स्टेबल एनवायरनमेंट में काम कर रही है तो उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। द मेजर अजम्पशंस मेड एट द टाइम ऑफ स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन रिमेन वैलिड फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। मतलब आपने जो अजम्पशंस लिए थे ना वो तो उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देयर मे बी चेंज इन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स बट सच अ चेंज इज ग्रेजुअल एंड ऑन प्रिडिक्टेड लाइंस। तो जो चेंज आने वाला है वो हमने पहले से प्रिडिक्ट किया हुआ था और नेचुरल था कि इस तरीके से मार्केट चेंज होता ही और होगा, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, हम प्रिपेयर्ड हैं। तो वहाँ थोड़ा फ़र्क है। तो यहाँ पे आपकी अप्रोचेस जो हैं वो कुछ डिफरेंट होंगी और बोली है यहाँ पे। पहले बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर्स। तो आप अपनी एंटिटी में डिपार्टमेंट्स उस हिसाब से बना सकते हो जिनको आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोल सकते हो, जिनको आप खर्चे का एक्सपेंस डिपार्टमेंट बोल सकते हो, जिनसे आप प्रॉफिट जनरेट करते हो तो उनको प्रॉफिट सेंटर्स का नाम दे सकते हो, जिनमें इन्वेस्टमेंट्स होते हैं आपके उनको इन्वेस्टमेंट सेंटर बोल सकते हो। तो आपकी एंटिटी की ब्रांचेज और उनके डिपार्टमेंट्स और उनके बिजनेसेस जो हैं उनको इस तरीके से भी कैटेगराइज किया जा सकता है कि भाई इस डिपार्टमेंट में तो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट होता है, इसमें सिर्फ पैसा खर्च होता है, रिपेयर मेंटेनेंस का काम होता है। भाई प्रॉफिट और रेवेन्यू मतलब सेल्स, प्रोडक्शन, जहाँ से सेल भी हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, जिस फैक्ट्री पे स्टोरेज भी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को हम कैटेगराइज उस तरीके से कर सकते हैं। अंडरलाइंग द सक्सेस फैक्टर्स, आपकी कंपनी क्यों सक्सेसफुल है उसके कुछ फैक्टर्स होंगे, तो उन्हीं सक्सेस फैक्टर्स को यूज़ करके हम आगे भी सक्सेस अचीव करते जाएं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट और वो कंटिन्यूसली हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जेनेरिक स्ट्रैटेजीज़ वो हैं जो हमारी इंडस्ट्री के बाकी लोग भी फॉलो करते आ रहे हैं और उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को हमें भी फोकस करके ध्यान रखना है और उनमें से जो नेसेसरी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो तो हमें भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। मतलब मार्केट से हम टोटली अलग नहीं हो सकते, हम कुछ डिफरेंट करते हैं बट कुछ बेसिक चीज़ें तो हमारी कॉमन होने ही वाली है बाकी की इंडस्ट्रीज के साथ। सो दैट इज़ वेरी मच अ जनरल पॉइंट। ठीक है, लीप कंट्रोल में ये बोला है कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, टर्ब्यूलेंट एनवायरनमेंट है जिसमें कभी भी ड्रास्टिक चेंज आता है, तो वहाँ पे आपको अर्जेंटली अगर एक न्यू स्ट्रैटेजी बिल्टअप करनी पड़े तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। वो यहाँ पे वो आपको रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ अ लीप कंट्रोल। इस पे बोल रहे हैं स्ट्रेटेजिक इशू मैनेजमेंट। इट मीन्स एड्रेसिंग द इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी जो आपने लगा रखी थी, सडन चेंज आ गया तो उसका क्या इम्पैक्ट आप पे पड़ा है
और आप उसको कैसे सुधार सकते हो, उसके एडवर्स इम्पैक्ट से कैसे बच सकते हो और क्या चेंजेस कर सकते हो, उसको स्टडी करना। फील्ड एनालिसिस में बोला एग्जामाइनिंग द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द सिनर्जीज दैट कैन बी डेवलप्ड इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब जो चीज़ें चेंज हो रही हैं हम उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, 2 और 2 5 कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बेनिफिट लेने की कोशिश करना, तो एडवर्सिटी में बेनिफिट लेने की कोशिश करना, दैट इज़ क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, ये हम कर सकते हैं। सिस्टम मॉडलिंग, simulated technique of decision making in which various organizational features and environmental scenarios are analyzed on simulated basis, मतलब बोलते हैं इफ एंड देन करके देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ और फिर उसके बाद ऐसा हुआ तो क्या आउटकम आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ, और उस बेसिस पे फिर हम आगे के स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में देखें क्या बोला है, this is designed to assess whether the overall strategy should be changed in the light of unfolding events and the results associated with the incremental steps and actions to implement the overall strategy। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या पूरा चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब ज़ीरो से पूरा ही हम टर्न अराउंड कर दें या फिर पूरी स्ट्रैटेजी ओवरऑल चेंज कर दें, या कैसे करें। बिकॉज इम्प्लीमेंट करने टाइम अगर ये पता चल रहा है कि जो सोचा था और जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, तो हो सकता है कि आपको ऑल टुगेदर एक नए तरीके से सोच के कुछ पूरा ज़ीरो से ही स्टार्टअप करना पड़े, वैसा भी पॉसिबल है। ये तो बड़ा एक्सट्रीम हो गया कि इतना तो क्या मार्केट चेंज हो गया, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, बिजनेस है। स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, सर्वेलेंस का मतलब होता है नज़र रखना। यहाँ पे भी वही है ना कि आप नज़र रखते रहो कि जो स्ट्रैटेजी आपने लगाई है, जो ऑब्जेक्टिव आपका था और जो अभी चल रहा है मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बेसिक पॉइंट। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, मतलब कुछ अलर्ट सिस्टम हो आपके पास कि अगर बहुत ज़्यादा कुछ क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आपका जो मैनेजमेंट का तरीका है, जो स्ट्रेटेजी है, उससे आपको पता चले कि जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हो ऑल ऑफ अ सडन उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो गया है, मार्केट में शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो गई है, तो आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपको उस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करे, आपके सोर्सेज से आपको वो चीज़ पता चले, इमीडिएटली आप उस पर कुछ एक्शन ले सको। पब्लिक का जो टेस्ट है वो बदल रहा है क्योंकि कुछ कंपटीशन में ऐसा प्रोडक्ट आ गया है जिसकी तरफ पब्लिक का ध्यान मुड़ गया, तो आपके जो सेलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे तुरंत से इनपुट मिल जाए, ये सब चीज़ें बहुत नेसेसरी होती हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर है एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सेज टू कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट बोलेगा उस हिसाब से आपको चलना है। तो बहुत बार ये होता है कि एम्प्लॉयज़ उसको अलग अलग तरीके से लेते। हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ आपके लगाए गए कंट्रोल से खुश ना हो कि भाई हर चीज़ में हम पे रोक टोक, हर चीज़ में हम पे रिस्ट्रिक्शन है, उसको नेगेटिवली ले लें। या फिर ये भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको समझें कि हाँ भाई ये चीज़ जो है वो कंपनी के फेवर में है, हमारे भी फेवर में है, और लॉन्ग टर्म टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए तो भाई जो रेगुलेशन है वो तो फॉलो करने हैं, तो दोनों टाइप की अप्रोचेज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ का जो रिस्पॉन्स है अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना ताकि वो खुशी खुशी रूल्स फॉलो करे, बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे वो पैंडेमिक के टाइम हो गया, हमें मास्क पहनना है, तो एक होता है मास्क नहीं पहना तो ये, मास्क नहीं पहना तो वो, और एक होता है कि पब्लिक को समझाया जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझ गए कि आपकी जान को खतरा है, तो आप अपने आप उसको फॉलो करने लग जाओगे कि नहीं ये तो मेरे लिए अच्छा है ना भाई, ठीक है जो नहीं पहन रहे उन पर सरकार चालान कर रही है, बट हम तो फेवर में है कि पहनना चाहिए, तो हम क्यों अवॉइड करें। तो उस तरीके से एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना एम्प्लॉयज़ में बहुत ज़रूरी होता है। ये यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि नेगेटिव रिएक्शंस आते हैं, पूरे चांसेस होते हैं, तो आपको उनसे कैसे बचना है। तो स्ट्रेटेजिक चेंज मैनेजमेंट में आपको ये चीज़ पूरी समझाई है कि जो भी चेंजेस आते हैं ना वो पूरा बैलेंस जो है वो इधर उधर कर देते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं, तो फिर क्या उसका रास्ता निकाला जाए उसकी बात हो रही है। अ स्ट्रेटेजिक चेंज इज़ द मोमेंट ऑफ द कंपनी away from its present state towards some desired future state to increase its competitive advantage. There are 3 kinds of strategic changes that most of the companies pursue. यहाँ पे बोला अलग अलग चेंजेस होते हैं, री इंजीनियरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, इनोवेशंस, ठीक है। री इंजीनियरिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ पे बिजनेस का, प्रोडक्शन का, काम करने का पूरा तरीका ही चेंज कर दिया जाता है, दैट इज़ री इंजीनियरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग में लोगों की पोस्ट चेंज होती है, जो पोस्ट कंपनी में बनाई गई है, मैनेजर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट, डेप्यूटी, ये वो जो भी है, उनमें शफलिंग होता है, ट्रांसफर्स होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। और जो तीसरा टर्म था इनोवेशन, इनोवेशन इज़ नेसेसिटी फॉर एवरीवन टुडे। अगर आप कुछ नया इनोवेट नहीं करते हो ना
मार्केट से बाहर निकलने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपने आप बाहर निकल जाओगे और आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा। तो दैट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। अगर आपकी कंपनी में इनोवेशंस नहीं होते, कुछ नया नहीं सोचते हो, मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, आगे देखें। कुछ एग्जांपल्स हैं रीस्ट्रक्चरिंग एंड ऑल, लेकिन वो अपना अगला चैप्टर ही है, मैं उस पर फिर ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ बिकॉज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। और बोला है मैनेजिंग द स्ट्रेटेजिक चेंजेस। हाँ, जब चेंज आता है तो रेजिस्टेंस आता है, एम्प्लॉयज़ सुनते समझते नहीं है उस चीज़ को, तो रेजिस्टेंस को रोकना चाहिए, मतलब उनको कन्विंस करना चाहिए। तो इसके अलग अलग तरीके हैं, उनको एडुकेट करो, उनको कम्युनिकेट करो कि क्यों चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उनको समझाओ। पार्टिसिपेशन लो उनका, मतलब उनको इन्वॉल्व करो चेंज को अप्लाई करने में और चेंज को लोगों तक पहुंचाने में। मेक देम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। ऑब्टेनिंग द कमिटमेंट, उनसे उनका कमिटमेंट मांगो कि क्या आप एक नए बदलाव के लिए तैयार हो, मतलब हाउस द जोश। ठीक है, तो वो उनसे आप क्वेश्चन पूछो और अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाओ और उनको कन्विंस करो। ठीक है, ट्रेनिंग एंड साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग ये भी होना चाहिए। एक होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, थोड़ा ब्रेन वॉश करना पड़ता है उनको कि वो एक्सेप्ट करें। तो अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम है। आप देख लो, जब जीएसटी आया तो गवर्नमेंट ने किस तरीके से प्रमोशन किया, अरे जीएसटी आने से ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। भले हुआ नहीं हुआ अलग बात है, किसी को लगा फेवरेबल है, किसी को नहीं लगा अलग बात है, बट गवर्नमेंट ने एक माहौल क्रिएट किया कि आपको चेंज से डरना नहीं है, जो आ रहा है वो पुराने वाले से बेटर है। सो बी रेडी टू एक्सेप्ट समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव विच इज़ गोइंग टू मेक योर लाइफ ईजी। तो अपने आप आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, हम जो जिस तरीके से पढ़ रहे हैं आज, तो इससे पहले हम ऐसे नहीं पढ़ते थे, और तब कोई आके बोलता भी था ना क्या ऑनलाइन पढ़ना है, तो आप बोलते थे ये तो होने ही नहीं वाला है। बट आज मैं देख रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर हर स्टूडेंट ऑनलाइन में कंफर्टेबल हो गया है। हाँ, ये है कि थोड़ा आपको अपना डिसिप्लिन ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है कि हम पढ़ेंगे, रेगुलर बैठेंगे। क्लास में तो आप मेरे सामने बैठे हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा, लेकिन घर पे आपको इनिशिएटिव खुद लेना है। बट अदर देन दैट यू आर गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज इक्विवेलेंट टू अ फिजिकल क्लासरूम। तो आप भी अब इसमें सेट हो गए हो कि भाई जो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, हम क्लास में जाके नहीं पढ़ सकते अभी जब तक सिचुएशंस नॉर्मल ना हो, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये मोड है तो फिर इसका यूज़ करेंगे। तो अपने आप उस चेंज की तरफ अपने आप को कन्विंस करके लेके जा रहे हो पॉजिटिवली, और वो होना भी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ बुरा नहीं, और लोग फॉलो कर ही रहे हैं, बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बहाना नहीं चलेगा कि ऑनलाइन में समझ नहीं आया। ऐसा तो शायद ही अब हो रहा होगा। और अगर ऐसा कुछ है तो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हम आपके पास अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली वो फैसिलिटी आपको हम दे ही रहे हैं। ठीक है, कोवर्शन और एडिक्ट। कोवर्शन का मतलब है जोर ज़बरदस्ती से ऑर्डर झाड़ के एम्प्लॉयज़ को बोलना यही फॉलो करना है तो करो, नहीं तो जाओ, और वो बेचारे जाने की पोजीशन में नहीं है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी लाता है, एटमॉस्फेयर ख़राब करता है। तो ऐसा तरीका तो एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, जो एकदम लेबर टाइप हो ना, जिनको बोलते हैं ना वो सोफेस्टिकेटेड भाषा और वो सब चीज़ समझ में नहीं आती हो, पढ़े लिखे ना हो और नहीं सुनते हो, तो एक बात अलग है, बट दिस शुड बी द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, वो ध्यान रखना है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 15 आपका हो चुका है। MCQs आपके सामने हैं, वो आप स्टार्ट करो। अगला लेक्चर जब हम शुरू करेंगे तो उसमें हम चैप्टर 16 देखेंगे, जो हमारे इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ब्लॉक का आखिरी लेक्चर या एक आखिरी चैप्टर होगा। एंड देन हमारा ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो पैकअप हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, और डाउट सेशन में अपने इसका डिस्कशन करेंगे। तब तक आप अपने MCQs एंड ऑल सॉल्व करके रखें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।